युद्ध और ग्लोबल अनिश्चितता से टूटे दुनिया भर के बाजार, घरेलू बाजारों में भी बड़ी गिरावट। निफ्टी 600 अंक और निफ्टी बैंक करीब 2000 अंक टूटे। मेटल दिग्गज निजी बैंक क्षेत्र से भी दबाव। डॉलर के मुकाबले रुपए में रिकॉर्ड गिरावट जारी। इंट्राडे में डॉलर के मुकाबले रुपए ने 94 का लेवल छुआ। अभी भी 93 रुपए और 95 पैसे के स्तर पर रुपया। मिडिल ईस्ट वॉर गहराने और महंगाई बढ़ने की चिंता से रुपये पर दबाव। क्रूड और गैस सप्लाई संकट से मेटल शेयरों की रंगत उड़ी। चांदी में गिरावट से हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक 5 से 8% फिसले। वेदांता और नैल्को 4 से 5% कमजोर। सेल, जिंदाल स्टील, एनएमडीसी और टाटा स्टील भी 5 से 7% फिसले। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से 6300 करोड़ रुपए से ज्यादा के टैक्स डिमांड से एसबीआई करीब 3% टूटकर हुआ बंद। दूसरे सरकारी बैंक्स पर भी दबाव। इंडियन बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक भी 5% टूटे। महंगे फ्यूल के असर और ब्रोकरेज के अर्निंग अनुमान घटाने से इंटरग्लोब एविएशन का शेयर करीब 5% टूटा। 52 हफ्ते के निचले स्तर पर। गोल्डमैन सैक्स की खरीदारी की रेटिंग कायम रखने के साथ 5200 का लक्ष्य। आईटी शेयरों पर भी कमजोर बाजार की मार। एलटीआई, माइंट्री, एम्फासिस, ओरेकल और विप्रो 1 से 4% फिसले। यूबीएस ने आईटी शेयरों की वैल्यूएशंस घटाई। पर्सिस्टेंट, इन्फोसिस और एचसीएल टेक में रिस्क रिवॉर्ड बेहतर बताया। क्रूड में उछाल और सप्लाई की चिंता से ऑटो शेयरों में आज लगा रिवर्स गियर। मारुति, एमएनएम, अशोक लेलैंड और आइशर 2 से 4% फिसले। हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर भी 1 से 4% लुढ़ गए। नमस्कार, कल की तैयारी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। भारतीय बाजार के लिए ग्लोबल अनिश्चितताएं और यूएस और ईरान के बीच मिडिल ईस्ट टेंशन और दबाव लगातार जारी है। वॉर का चौथा हफ्ता कह सकते हैं और भारतीय बाजार जो है अब भी इसी तरह के टेक्स और चैलेंजेस को झेलते हुए लगातार अपने आप को संभालने की कोशिश में। नए हफ्ते की शुरुआत हमने की, लेकिन शुरुआत कमजोरी भरी ही देखने को मिली। इनफैक्ट लगभग सारे के सारे सेक्टर्स में डाउन ट्रेंड्स नजर आए और दुनिया भर के बाजार इनफैक्ट टूटते हुए दिख रहे हैं। इसमें भारतीय बाजार भी अछूते नहीं है। निफ्टी करीब 600 अंक और निफ्टी बैंक करीब 2000 अंकों की गिरावट के साथ बिकवाली का दबाव झेलकर ही क्लोज हुए। निजी बैंक क्षेत्र, वहीं बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी हमने गिरावट देखी। इनफैक्ट सेक्टर वाइज अगर देखने जाएंगे तो हर सेक्टर, हर पॉकेट में बिकवाली ही बिकवाली थी और ज्यादा गिरावट ही हावी होती रही। इस बीच रिकॉर्ड निचले स्तरों पर रुपया। देखिए, इस वक्त मिडिल ईस्ट के टेंशंस, कच्चे तेल के उबाल और रुपए में जो कमजोरी है, ये बाजार को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। हमने देखा कि गिरावट जारी और इंट्राडे में डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड लेवल्स टुवर्ड्स लोअर साइड रुपए ने हमने देखा क्लोजिंग 94 के लेवल तक को भी ड्यूरिंग द सेशन छू लिया था। मिडिल ईस्ट वॉर गहराने और महंगाई बढ़ने की चिंता से रुपए में लगातार दबाव देखने को मिला। मेटल सेक्टर में डाउन ट्रेंड, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स टूट रहे हैं। आईटी सेक्टर में बिकवाली का दबाव, ऑटो क्षेत्र की रफ्तार धीमी पड़ी। लगभग सारे के सारे सेक्टर्स का हाल ऐसा ही था। ऐसे में आपके आने वाले सेशन की तैयारी क्या होनी चाहिए? क्या बाजार में आपको उतरना भी चाहिए या नहीं? अगर उतरते हैं तो फिर किस तरह के आपको स्ट्रैटेजी बनाकर चलनी चाहिए? किस तरह के रूल्स, रेगुलेशंस और प्रोटोकॉल्स को फोकस में रख के आपको एंटर करना चाहिए? मार्केट में क्या एहतियात बरतने चाहिए? सब कुछ यहाँ हम आपको बताएंगे, आपकी कल की तैयारी करवाएंगे। आपके सवालों के जवाब भी देने की कोशिश होगी। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। यूट्यूब पर हमें सवाल पूछें, मैं पूरी कोशिश करूंगी बाजार से जुड़े आपके सवालों को इस बुलेटिन में शामिल कर पाऊं। हमारे मार्केट एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं। हमारे साथ पीसीजी रिसर्च एंड एडवाइजरी के एवीपी नंदीश शाह जुड़ गए हैं
और साथ ही पृथ्वी फिनमार्ट प्राइवेट लिमिटेड के हेड ऑफ रिसर्च हरीश जुजारे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नंदीश, हरीश, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। हरीश, लेवल बेस आपसे एक स्ट्रैटेजी पहले जानना चाहूंगी। बाजार टूटे हैं बेंचमार्क से लेकर ब्रॉडर मार्केट्स तक, सेक्टर से लेकर स्टॉक्स तक। यहां से आगे अब किस तरह की चार्ट टेक्निकली आप मार्केट की देख रहे हैं? वेरी गुड इवनिंग मानसी जी। बिल्कुल, देखिए लगातार हमने गिरावट देखने मिल रहा है मार्केट्स में। अभी भी कोई मेजर देखा है तो वर्ल्ड इकोनॉमी में अभी भी देखा है तो कोई भी मेजर चेंजेस नहीं है। तो अभी भी मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में बिक वाली और आगे भी देखने मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से हमें गिरावट निफ्टी में स्पेशली देखने मिल रही है, आज ऑलमोस्ट 600 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में और बिक वाली देखने मिल सकती है। अगर टेक्निकली बात करते हैं तो सपोर्ट्स की बात करते हैं तो 22,250 के अराउंड इमीडिएट सपोर्ट देखने मिल रहे हैं। हो सकता है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में भी थोड़ा वीकनेस के साथ ही ट्रेड करते हुए नजर आ सकता है। तो मुझे हमें अगर देखा तो लगातार गिरावट देखने मिल रहा है मार्केट्स में। उसके चलते इंडिकेटर्स स्पेशली टेक्निकली ओवरसोल्ड है। हो सकता है कि इस लेवल से आसपास थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल सकता है 22,250 300 के आसपास। तो वहां से माइनर बॉन्स देखने में मिल सकता है, लेकिन अभी भी कोई भी, जैसे मैंने बताया कि पहले ही, अभी भी मेजर कोई चेंजेस नजर नहीं आ रहे जियो पोलिटिकल में। तो उसके चलते अभी भी कॉशियस अप्रोच लेके चलना चाहिए ट्रेडर्स, स्पेशली ट्रेडर्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो। वही चीज अगर पोजिशनल इन्वेस्टर से अगर किसी को लगता है कि पोजिशनल में लेना चाहिए, अगर इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि लंबे समय के लिए तो स्टॉक्स, बहुत सारे स्टॉक्स है जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स है, बहुत नीचे लेवल्स पे मिल रहे हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पे उनको ध्यान देना चाहिए स्टॉक्स को, क्योंकि अगर टाइम पीरियड के हिसाब से देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक्स बहुत अच्छे लेवल्स पे मिल रहे हैं स्टॉक्स में। तो पोर्टफोलियो में रिकंस्ट्रक्शन के लिए सोचा जा सकता है करंट लेवल्स पे इस मार्केट्स में। बिल्कुल, तो चलिए इंडेक्स पर और बाजार पर ये रणनीति इस वक्त फंडामेंटली। नंदीश, आपका भी स्वागत है। बताएं कैसे फंडामेंटल्स देख रहे हैं बाजार के। इस वक्त हम देख रहे हैं लगभग सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं बाजार के हक में तो नहीं नजर आ रहे हैं। उम्मीद की किरण, कौन से ट्रिगर्स हैं जो बाजार को सपोर्ट कर पाएंगे, या फिर आपको लगता भी है शॉर्ट टर्म में कोई फंडामेंटल नजरिया जो आप हमारे साथ शेयर कर पाएं? शॉर्ट टर्म में अगर कोई इन्वेस्टर स्पेशली क्रूड ऑयल प्राइस और आपके रुपए का जो लेवल है अभी करंटली जो 93.90 और 94 के आसपास जो चल रहा है, वो अगर किधर ना किधर वो एक बार रुपया किधर रुक जाता है और वापस 88 या 90 तक आ जाता है, एंड इफ वी सी दैट द क्रूड ऑयल प्राइसेस अगेन बैक टू $90 पर बैरल, देन ये यहाँ से बाजार में एक अच्छा सा उछाल देख सकते हैं। तब तक बाजार में प्रेशर बना रहेगा। Absolutely. एब्सोल्युटली। तो चलिए, ये फिलहाल एक बाजार पर नजरिया हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आता हुआ हमें दिख रहा है, लेकिन इस बीच सवाल आपके ढेर सारे होंगे, उलझन भी आपकी ढेर सारी होगी। इन्हीं उलझनों को सुलझाने की कोशिश लगातार हम करेंगे। सवालों के जवाब आपको देने की कोशिश की जाएगी और सवाल का सिलसिला सवाल जो आपका शुरू करते हैं। हरीश, रिको ऑटो पर पहला सवाल है। उज्जवल रॉय सूरत से लिख रहे हैं, इन्होंने खरीदारी की है रिको ऑटो की 350 शेयर्स 114 के लेवल पर, 114 के लेवल पर खरीदे इन्होंने। टेक्निकली क्या लगता है रिको ऑटो के चार्ट्स अगर आप रीड करते हैं, आपने इसे टच बेस किया है, कोई राय बनती है इस पर? देखिए बिल्कुल, अगर ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में हमने देखा है कि अभी भी थोड़ा बहुत गिरावट बिल्कुल देखने में मिल रहा है, लेकिन रिको ऑटो के चार्ट स्ट्रक्चर में देखते हैं, देखिए मार्केट्स में इतना गिरावट में बावजूद स्टॉक होल्ड कर पा रहे हैं। अभी भी 200 के आसपास ही कंसोलिडेट कर रहा है। सेटअप के हिसाब से भी देखा है तो हाई टॉप है, बट वो अभी भी इंटैक्ट है। तो मुझे लग रहा है कि इसमें अभी भी होल्ड कर रख सकते हैं, क्योंकि सेटअप में कोई डिस्ट्रैक्टेड नहीं है। तो लॉन्ग टर्म चार्ट सेटअप में पॉजिटिव सेटअप अभी भी दिखा रहा है, तो बने रहने की राय रहेगी जी। अगर 99 के आसपास एक सपोर्ट से जब तक इसके ऊपर होल्ड है, मुझे लग रहा है कि सेटअप पॉजिटिव ही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इनको बने रहना चाहिए, कुछ टाइम पे देना चाहिए। जैसे मार्केट्स रिकवरी होता है, मुझे लग रहा है कि स्टॉक में पहले उछाल देखने मिल सकता है। तो बने रहने की राय रहेगी रिको ऑटो में। रिको ऑटो पर ये एक राय फिलहाल हमें मिलती हुई। अब रियल एस्टेट पर हमारे एक व्यूअर का सवाल है। वैसे बहुत ही छोटा पेनी स्टॉक इन्होंने खरीद रखा है,
और नंदीश, रियल एस्टेट सेक्टर पर आप राय दीजिएगा, बिकॉज सूरज रियल एस्टेट स्टॉक पर ये सवाल है। और इनफैक्ट इस तरह के स्टॉक्स में या रिसर्च कर अच्छी पेडिग्री वाले स्टॉक्स में एंटर करने की राय लगातार हमारी रहती है। लेकिन सूरज रियल एस्टेट पर हमारे व्यूअर का सवाल है, इन्होंने 800 शेयर्स खरीदे हैं 300 के दाम पर। मैं देख नहीं पा रही हूं इसके फंडामेंटल्स वैसे, लेकिन ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर में भी बिकवाली हमने देखी है। हाँ, मिल गया 190 के लेवल्स पर, करीब 6% के डाउन ट्रेंड्स के साथ ये स्टॉक क्लोज हुआ है। अगर आप इन स्टॉक को अगर फोकस रेडार पर रख भी रहे हैं तो इस पर राय दीजिएगा, अदरवाइज रियल एस्टेट पर आपका एक फंडामेंटल टेक हम जानना चाहेंगे। तो सूरज रियल एस्टेट पर हमारा कोई कवरेज नहीं है, तो मैं इसके बारे में बात नहीं कर पाऊंगा। बट अगर मैं रियल एस्टेट सेक्टर की बात करता हूं, तो अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो वहां पर हमारा व्यू पॉजिटिव है। स्पेशली सेमी लग्जरी और लग्जरी सेगमेंट में अभी भी हमने देखा है कि ओवरऑल डिमांड ट्रेंड इज कंटिन्यूइंग टू रिमेन पॉजिटिव। तो हमारा यहाँ पर प्रेफर्ड बेट इज ऑलवेज डीएलएफ और गोदरेज प्रॉपर्टीज, which are what is a good builders and they have a good credibility and a good balance sheet. So जो भी आपका जो प्रोजेक्ट लेते हैं वो कंप्लीशन होगा और आपको अकॉर्डिंगली उसका डिलीवरी टाइमलाइंस भी फॉलो करेंगे। तो अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है तो हमारा व्यू ऑन द रियल एस्टेट सेक्टर इज पॉजिटिव एंड वी वुड बेट ऑन डीएलएफ और ऑन गोदरेज प्रॉपर्टीज। ऑलराइट, तो एक रियल एस्टेट पर एक फंडामेंटल टेक हमें मिलता हुआ। इस बीच हरीश, आपसे भी मैं जानना चाहूंगी रियल एस्टेट पर, सूरज रियल एस्टेट पर अगर कोई टेक बनता है तो, बट अदरवाइज आशीष रंजन का सवाल है वेदांता पर। इन्होंने खरीदारी कर रखी है, लंबी अवधि के निवेशक हैं, 1000 शेयर्स वेदांता के इन्होंने खरीदे हैं, 350 अपने एंट्री लेवल बता रहे हैं और डिविडेंड फ्रेंडली ये स्टॉक माना भी जाता है। स्टॉक के फंडामेंटल्स तो अच्छे हैं, लेकिन इस वक्त बाजार की गिरावट के साथ कमजोरी झेलता हुआ 644 के स्तर 4.25% के डाउन ट्रेंड्स पर क्लोज हुआ है। व्यूअर की खरीद काफी नीचे के दाम की है और इसी वजह से ये मुनाफा जरूर देख रहे होंगे, लेकिन क्या राय होगी इनके लिए वेदांता पर? बिल्कुल। देखिए, अगर वेदांता की बात करते हैं तो हमने देखा है कि रिसेंटली एक अच्छी रैली देखने मिल रही थी स्टॉक में। ऑलमोस्ट 520 से लेके ऑलमोस्ट 720 तक के लेवल्स रैली देखने मिली। तो मुझे लग रहा है कि ये जो भी है करेक्टिव फेज है छोटा सा, तो अभी भी लॉन्ग टर्म चार्ट सकता बहुत स्ट्रांग है। मुझे लग रहा है कि जो भी डिप मिलता है तो यहाँ पे एवरेजिंग के लिए कोशिश किया जा सकता है और बिल्कुल इनको बने रहना चाहिए। मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न देखने मिल सकता है इस स्टॉक में। बिल्कुल डिविडेंड में अच्छा डिविडेंड मिलता है स्टॉक में, लेकिन लॉन्ग टर्म चार्ट्स में हिसाब से देखा जाए तो भी एक लंबे टाइम के बाद एक मेजर कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने। तो बने रहने की राय है। कोई भी डिप मिलता है करंट मार्केट के सिनेरियो की वजह से, तो वहां पे भी एड ऑन भी कर सकते हैं स्टॉक को, क्योंकि मुझे लग रहा है कि स्टॉक में अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिल सकते हैं आने वाले 1-2 साल में। ऑलराइट, तो चलिए ये राय फिलहाल वेदांता के स्टॉक प्राइस पर। एक और सवाल देख लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। नंदीश, आपसे एक राय जानना चाहेंगे। खरीदारी 1565 के स्तर पर शॉर्ट टर्म व्यू के लिए आकाश ने की है रिलायंस इंडस्ट्रीज पर, 300 के दाम अपने बता रहे हैं। बिग बॉय, बड़ी दिग्गज प्लेयर, वन ऑफ द बिगर कॉन्स्टिट्यूएंट्स कह सकते हैं, और इस स्टॉक में किसी भी तरह के डाउन ट्रेंड्स या अप ट्रेंड्स जो है बाजार को इम्पैक्ट भी कर जाते हैं। बड़ी दिग्गज बैंक्स या रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे काउंटर्स पिछले 1 से 6 महीने में स्टॉक ने वॉलेटाइल ट्रेंड्स ही दिखाए हैं। काफी उतार चढ़ाव के बीच बड़ी रेंज में फंसा सा स्टॉक 1404 के लेवल्स पर यह स्टॉक लास्ट क्लोज हुआ था। फंडामेंटली कैसे देख रहे हैं इस स्टॉक को और कौन से ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो आपको लगता है कि प्ले आउट कर जाएंगे? व्यूअर निवेशक अगर हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? रिलायंस पर हमारा व्यू पॉजिटिव है। और अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करता हूं तो जैसे जैसे ये क्रूड ऑयल जैसे हमने बढ़ा है कि $90 से ऑलमोस्ट $115 आ गए, तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज होगा, क्योंकि उनकी जो 2 मेन सेगमेंट है, ओटीसी दैट इज ऑयल टू गैस एंड द पेटकेम मार्जिन्स बोथ विल हैव हायर अर्निंग्स एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म। और उन्होंने ऑलरेडी रिलायंस जियो के आईपीओ के लिए जो उन्होंने ऑलरेडी फाइल अप कर दिया है, तो ऐसा लगता है कि एटलीस्ट जून के पहले वहां पर एक बहुत बड़ा आईपीओ हम देख सकते हैं। तो रिलायंस में 2 बहुत बड़े शॉर्ट टर्म ट्रिगर है। एक तो आपका अर्निंग्स अपग्रेड फ्रॉम ऑयल एंड गैस एंड सेकंड वुड बी द रिलायंस जियो आईपीओ। तो करंटली रिलायंस पर हमारा व्यू पॉजिटिव है।
ऑलराइट, तो चलिए रिलायंस पर ये एक राय फिलहाल हमें मिलती हुई आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक यानी लंबी अवधि के लिए स्टॉक जो आपके पोर्टफोलियो में अच्छे रिटर्न्स दे जाएं। वीआईपी शेयर्स का रुख करते हैं। हरीश बताएं आपकी तरफ से वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक आज के लिए क्या होंगे? जी, अगर देखा जाए तो देखिए स्टॉक्स में बहुत वोलेटाइल है। हाउएवर उसमें से देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि अरबिंदो फार्मा एक स्टॉक है जहाँ पे हमने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी ऑलरेडी प्रीवियस वीक में देखा था। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक इनवर्स रेजिडेंशियल का फॉर्मेशन भी बन चुका है ऑलरेडी। तो मुझे लग रहा है कि एक अरबिंदो फार्मा स्टॉक रहेगा जहाँ पे एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने मिल सकता है आने वाले दिनों में। तो करंट लेवल्स पे और थोड़े डिप्स में भी बाइंग किया जा सकता है। 1270 से 1265 के रेंज में खरीदा जा सकता है इस स्टॉक को। और टारगेट्स मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में 1320 और 1360 का लेवल देखने मिल सकते हैं। तो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1238 का अरबिंदो फार्मा में करंट लेवल को बाय भी राय रहेगी। तो चलिए वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक हरीश की तरफ से औरोबिंदो फार्मा हेल्थ के डायग्नोस्टिक पर काफी फोकस है भी, डिफेंसिव्स के तौर पर बाजार को संभालने का काम भी ये करते हैं। अच्छे लेवल पर अच्छे स्टॉक्स आपको मिल रहे हैं। 1270 1265 के लक्ष्य के लिए इस स्टॉक में एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढी जा सकती है। नंदीश आप बताएं आपकी तरफ से वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक क्या होंगे? मैं आईसीआईसीआई बैंक के साथ जानना चाहूंगा एज अ वैल्यू इन्वेस्टमेंट पे। तो अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक की बात करता हूं तो कंपेयर टू ऑल द प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स आईसीआईसीआई बैंक इज आउट परफॉर्म द क्रेडिट ग्रोथ। और हमने देखा है कि ओवरऑल उनका जो क्रेडिट ग्रोथ रहा है सिंस लास्ट 9 months was almoस्ट अबाउट 14%, एंड फॉर द नेक्स्ट 2 years we are assuming that the credit growth is likely to be around 16%। और जब मैं इसकी लाइबिलिटी की बात करता हूं तो उन्होंने काफी अच्छे से अपना डाइवर्सिफाइड बेस किया है, स्पेशली फॉर द डिपॉजिट। और उन्होंने बहुत सारे सैलरी अकाउंट्स और ट्रांजैक्शन बैंकिंग की वजह से उनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो इज वन ऑफ द लोवेस्ट इन द इंडस्ट्री। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन करीबन स्टेबल रहा है एट अराउंड 4.5%, एंड विच इज लाइकली टू रिमेन अराउंड 4.5% गोइंग फॉरवर्ड। और यहाँ पर जो हमारा पैट ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है इज ऑलमोस्ट 16% फॉर द नेक्स्ट 2 years गोइंग फॉरवर्ड। तो अगर मैं इसकी टारगेट प्राइस की बात करता हूं तो मेरा टारगेट प्राइस आईसीआईसीआई बैंक की 1750। ओके, तो चलिए ये है आईसीआईसीआई बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर भी फोकस इस वक्त वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक के तौर पर नंदीश शाह की राय। लेकिन इस बीच रिलायंस पर हरीश आपसे भी एक टेक जानना चाहूंगी। नंदीश ने एक फंडामेंटल नजरिया बताया, लेकिन रिलायंस के स्टॉक प्राइस पर क्या राय होगी इन स्तरों पर जहां पर हम देख रहे हैं वोलेटाइल है काफी काउंटर एंट्री जब अब जिन्होंने ले ली है उन्हें क्या स्ट्रैटेजी आप सुझाएंगे? देखिए रिलायंस में हमें रिसेंटली पिछले हफ्ते में डिप देखने मिल रहा था। ऑलमोस्ट 1340 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स थे, वहां से रिकवरी देखने मिल रहा है। स्टॉक प्राइस भी देखा है तो ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि एक ब्रेकआउट के आसपास है। मुझे लग रहा है कि और दूसरा चीज है कि आरएसए वगैरह पॉजिटिव डाइवर्जन देखने मिल रहा है शॉर्ट टर्म में। तो एक बार स्टॉक को अगर 1450 के लेवल्स के आसपास एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, अगर ये लेवल क्रॉस कर जाता है तो एक अच्छा रैली देखने मिल सकती है। ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है, ऑलरेडी जो डिप चाहिए था ऑलरेडी आ चुका है और ओवरसोल्ड से रिकवरी होते हुए नजर आ रहा है। सेटअप पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है कि किसी ने बाय किया है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक अच्छा बाउंस देखने मिल सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। तो बने रहने की राय रहेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज में करंट लेवल से। अगर कोई डिप मिलता है बिल्कुल वहां पे बाइंग भी किया जा सकता है। करंट लेवल्स पे थोड़ा वेट कीजिए, अगर नीचे में 1380 1375 के बीच में अगर मिल जाता है तो फिर से एक बार बाइंग के लिए कोशिश किया जा सकता है। 1340 1350 के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जब तक इसके ऊपर होल्ड है मुझे लग रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज पॉजिटिव टेरिटरी में रहेगा। ऑलराइट, तो चलिए रिलायंस पर ये राय हमें मिलती हुई। लेकिन चलिए इसी के साथ कल की तैयारी को हम यहीं समेटने जा रहे हैं। लेकिन ईटी नाउ